हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने होने वाले 15 दिसंबर के सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड जो हमारी साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है, उसकी आज हमारी साथियों आपका 7 जुलाई 2024 को आयोजित होने वाले सीटेट एग्ज़ाम का जो है यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन अर्थात ईबीएस क्वेश्चन जो है, ईबीएस का जो है यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये जो सीरीज चल रही है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, आप लोग चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें जाकर आप लोग जो है एक क्लास कंटिन्यू किए होंगे। साथियों, इस क्लास को बनाने का उद्देश्य है कि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, आपको यहाँ पे आइडिया लग जाना कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि विभिन्न सब्जेक्ट में विभिन्न विभिन्न प्रकार के यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पे यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपने सीटेट की तैयारी को एक जो है अच्छे नंबर से यहाँ पे क्वालिफाइड कर सकें। जो भी साथी हमारे 1-2 नंबर से यहाँ पे रह जाते हैं, वो साथियों यहाँ पे ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसको शुरू से अंत तक देखेंगे तो उनको जो है यहाँ पे बहुत ही सुविधा होगी उनको सीटेट में एग्ज़ाम में जो है क्वालिफाइड करने की। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईबीएस को एक एकीकृत, देखिए इंटीग्रेटेड की बात कर रहा है, इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड अप्रोच या एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है। सबसे उपयुक्त कारण है, देखिए प्राथमिक स्तर पर जब ईबीएस जो है ईबीएस सब्जेक्ट को जो है यहाँ पे इंटीग्रेटेड अप्रोच के माध्यम से संचालित करने की सिफारिश की जाती है, तो उसमें सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? आपको बता दें कि इसमें सबसे उपयुक्त कारण जो है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे हम लोग राइट आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन नंबर ए है, ईबीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। तो यहाँ पे बिल्कुल साथियों ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन बी कह रहा है कि यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है। समझ, ऑप्शन बी को हम लोग देखेंगे। ऑप्शन बी कह रहा है कि यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है। बिल्कुल साथियों, प्राथमिक स्तर पर जो ईबीएस होता है ये साथियों जो एकीकृत दृष्टिकोण दर्शाता है, ये हमारे जो है समग्र समझ को जो है यहाँ पे विकसित करने में मदद करता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे ईबीएस के बारे में सबसे उपयुक्त चुनना है। सबसे उपयुक्त की बात करें तो सबसे उपयुक्त यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आंसर नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए और बी सबसे उपयुक्त हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि एक ईबीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हों ताकि वे अपनी देखभाल कर सकें, यौन उत्पीड़न का शिकार ना हों। आपको कौन सा कदम सबसे उपयुक्त लगता है? देखिए, जब हम एक शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थी को वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा कैसे की जाती है, उनके प्रति जो है जागरूकता कैसी बढ़ानी है, अपनी स्वयं की देखभाल कैसे करनी है और यौन उत्पीड़न का शिकार ना हो, इसके लिए जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सबसे उपयुक्त क्या है? देखिए, उपयुक्त तो सभी हैं, विकल्प जो दिया है, ऑप्शन जो दिया है, इसमें सभी उपयुक्त हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त यहाँ पे हमें क्या जो है यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है? तो सबसे उपयुक्त यहाँ दे रहा है गुड टच और बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करें। तो यहाँ पे गुड टच और बैड टच के बारे में हमारे जो शिक्षक हैं या अभिभावक हैं उनको अपने बच्चों के बारे में ज़रूर इसको बताना चाहिए। तो 62 नंबर क्वेश्चन का 3 आंसर इज़ द राइट आंसर।
आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे जो कि 63वें नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि रोशनी एक ईवीएस शिक्षिका ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना, मिर्च के प्रत्येक बीज में से कितने बीज अंकुरित हुए के लिए डेटा चार्ट प्रदर्शित किया। उन्होंने उनसे यह समझने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों की अंकुरण दर में भिन्नता क्यों होती है। वह कौन से कौशल का आकलन करना चाहती है। देखिए, जब रोशनी जो कि ईबीएस की एक शिक्षिका ने, रोशनी जो है एक ईबीएस शिक्षिका ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना, मिर्च के प्रत्येक 20 बीज में कितने बीज अंकुरित हुए का डेटा प्रदर्शित किया और यह समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों का अंकुरण दर भिन्न क्यों होती है। ये जो ईबीएस की शिक्षिका है उसने रोशनी से पूछा, तो वो क्या जो है किस स्किल को यहाँ पे एवल्यूट कर रही है रोशनी के। तो यहाँ पे आपको बता दें कि ये रोशनी के जांच इन्वेस्टिगेशन को यहाँ पे उसके इन्वेस्टिगेशन स्किल को जो है यहाँ पे आकलन करना चाह रही है, इसलिए आंसर नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थिति है। देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की स्थिति क्या है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जैसे ये हमारा दक्षिण में स्थित तेलंगाना है और पश्चिम में बात करें तो गुजरात राज्य है और जो है पूरब में बात करें तो ये आपका बिहार राज्य है। तो देखिए, इसकी स्थिति बता रहा है। तेलंगाना के सापेक्ष अगर बात करें तो गुजरात की जो स्थिति है साथियों, ये उत्तर पश्चिम हो जाएगी और जो बिहार की जो है स्थिति हो जाएगी ये उत्तर पूरब हो जाएगी। तो इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। उत्तर पश्चिम तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात उत्तर पश्चिम है और हमारा बिहार जो है ये उत्तर पूरब में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि छात्रों में ईबीएस में प्रक्रिया कौशल, देखिए प्रोग्रेसिव स्किल का आकलन करने के लिए आकलन की उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का जो है चयन करें। देखिए, जब हम किसी छात्रों में जब हम प्रोग्रेसिव प्रोसेस स्किल का जो है यहाँ पे आकलन करते हैं तो उस आकलन में सबसे उपयुक्त उपकरण जो है अधिकतम संख्या का जो है चयन यहाँ पे करना है, सबसे उपयुक्त जो उपकरण हो। तो देखिए, हम यहाँ पे चयन करते हैं, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक डायरी। देखिए, शिक्षक डायरी से यहाँ पे जो आकलन की प्रक्रिया है ईबीएस के छात्रों का, ये तो इसका आकलन नहीं किया जा सकता, इसलिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें परियोजना कार्य। देखिए, परियोजना कार्य के माध्यम से यहाँ पे हम अपने जो हमारे ईबीएस के स्टूडेंट हैं इनको जो है प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम से इनका जो है जो प्रक्रिया कौशल का आकलन है इसके माध्यम से किया जा सकता है, बिल्कुल। उसके बाद ऑप्शन सी कह रहा है कि चित्र बनाना, बिल्कुल। यहाँ पे ड्राइंग डायग्राम के माध्यम से भी हम अपने छात्रों के जो प्रक्रिया कौशल है उसका आकलन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है चित्र बनाना, चित्र पठन। देखिए, संकेत अधिगम के माध्यम से यहाँ पे चित्र पठन कि चित्र में किस प्रकार के जो क्या दिए गए हैं, तो पिक्चर रीडिंग भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सी और डी तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र के एक कोने पर नीचे दिए गए पैमाने को दर्शाया गया है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 155 मीटर। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 155 मीटर, क्योंकि ये साथियों पैमाना एक निश्चित पैमाना नहीं है, इसको माना गया है। फिर कह रहा है यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 19.7 सेंटीमीटर मापता है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी जो है लगभग कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बात करें जो इसके शहरों के जो बीच की दूरी होगी ये साथियों
3.05 किलोमीटर होगी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है। देखिए, जब पर्वतारोही जो है पर्वत पर चढ़ाई करते हैं तो उनके नाक से खून आता है, इसका कारण क्या होता है? तो यहाँ पे बताएं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। वहाँ पे रक्त वाहिकों में दबाव और बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है, इसलिए उनके नाक से खून बहने का यहाँ पे कारण यहाँ पे होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन करें। देखिए, यहाँ पे ऊष्मा के कुचालक, देखिए एक सुचालक होता है, देखिए एक सुचालक होता है, सुचालक, और दूसरा ऊष्मा का कुचालक होता है। कुचालक, सुचालक मतलब जिसमें विद्युत की जो है विद्युत ऊर्जा दौड़ती है, यहाँ पे ऊष्मा का संचार होता है, उसे सुचालक कहते हैं। और जिसमें ऊष्मा का संचार नहीं होता साथियों, उसे हम कुचालक के नाम से जानते हैं। तो कौन सी चीज़ें हैं जिसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता? तो यहाँ पे आपको बताएं ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि ऊन, प्लास्टिक और लकड़ी में ऊष्मा का संचार नहीं होता। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, पहले 10 दिन में, सॉरी साथियों, यहाँ पे बताना कि पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरण में आते हैं? लिखिए। रीता ने अंकुरण का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दिया। वह अपने छात्रों की कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है? देखिए, जब कोई जैसे कोई शिक्षिका है, शिक्षिका ने जो है पाठ पढ़ाया कि पहले दिन से 10वें दिन जो है बीज जो है किस प्रकार अंकुरण में आते हैं। लिखिए, देखिए उनमें जो है जो स्किल यहाँ पे दिख रही है, उनके द्वारा यहाँ पे छात्रों की कौन सी क्षमता, जो उनकी क्षमता है, एबिलिटी है, किस एबिलिटी का यहाँ पे एवोल्यूशन करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे आपको बताएं, तो यहाँ पे देखिए पहला है ऑप्शन ए है, कह रहा है चित्र बनाएं और प्रस्तुत करें। बिल्कुल नहीं, चित्र बनाने की जो क्षमता का आकलन है ये करने की कोशिश नहीं कर रही हैं। ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे। बिल्कुल, इसका आकलन यहाँ पे शिक्षक के द्वारा किया जा रहा है। फिर ऑप्शन सी कह रहा है निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें। देखिए, ऑब्जर्व और रिकॉर्डिंग करना छात्रों की क्षमता का यहाँ पे आकलन हो सकता है। ऑप्शन सी भी राइट है। उसके बाद ऑप्शन डी कह रहे हैं दी गई क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकालें। देखिए, जो दी गई क्रियाकलाप है, बीज का अंकुरण पहले से 10वें दिन कैसे है, उसका जो है यहाँ पे निष्कर्ष निकालना है। बिल्कुल, यहाँ पे ऑप्शन बी, सी और डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों की एक प्रजाति एक्स है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती हैं, लेकिन पूरे विश्व में भारत के वायु भाग में ही पाई जाती हैं। यह किस प्रकार की प्रजाति है? देखिए, यहाँ पे एक पौधे की प्रजाति मानी गई है एक्स, और जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में वायु भाग में ही, वायु क्षेत्र में ही पाई जाती है। तो ये किस प्रकार की प्रजाति होती है? तो यहाँ पे आपको बताएं, ये स्थानिक होती है, एंडेमिक जो है प्रजाति होती है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 71 नंबर का क्वेश्चन है हमारा साथियों। 71वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ईबीएस में पर्यावरण, अर्थात देखिए जो ईबीएस में पर्यावरण है वो किस प्रकार से यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, इसको हमें ऑप्शन के माध्यम से देखना है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, कह रहा है कि मानव निर्मित पर्यावरण। देखिए, ईबीएस में मानव निर्मित पर्यावरण जैसे कि मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं या मानव द्वारा जो राष्ट्रीय तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उसके माध्यम से जैसे रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाता है, अपने अनुसार जो है रूम का टेम्परेचर बढ़ा लिया जाता है, तो इसे ईबीएस में शामिल किया जाता है, मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण। बिल्कुल सही है। प्राकृतिक पर्यावरण जो कि हवा, पानी,
जो कि हमें प्रकृति के द्वारा वहाँ पे मिला है, जो कि एकदम मुफ्त है। ये भी साथियों अपने ईबीएस में शामिल किया जाता है। सामाजिक पर्यावरण की बात करें तो जैसे परिवार हो जाता है, दोस्त हो जाता है, ये चीज़ें जो है ईबीएस में शामिल की जाती हैं। ऑप्शन डी करा है कि सांस्कृतिक पर्यावरण जैसे कि विभिन्न विभिन्न संस्कृति में भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पे खेल जो है, त्यौहार, फेस्टिवल, मेले आयोजित किए जाते हैं। तो इन चारों जो है ऑप्शन को जो है ईबीएस का जो सेक्शन है हमारे एनसीईआरटी में, उसके द्वारा इसको शामिल किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये सभी जो है ईबीएस में शामिल किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताना कि हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो यहाँ पे सही नहीं है। देखिए, आप लोगों से एक यहाँ पे रिक्वेस्ट है या निवेदन कह सकते हैं कि आप लोग जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिए, जब भी क्वेश्चन को पढ़िए तो एक अच्छे तरीके से पढ़िए। उसके बाद यदि उसमें नहीं शब्द दिया है तो उसको जो है यहाँ पे अंडरलाइन अवश्य कीजिए, जिससे आपके क्वेश्चन की यहाँ पे गलती होने की यहाँ पे 0% यहाँ पे संभावना हो जाती है। यहाँ पे नहीं शब्द रहता है तो यहाँ पे संभावना गलत होने की क्वेश्चन की कम रहती है। तो हाथियों के बारे में क्या सही नहीं है यहाँ पे आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक हाथनियाँ झुंडों में रहती हैं। बिल्कुल, हाथनियाँ जो है यहाँ पे झुंडों में रहती हैं, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि ऑप्शन 2, एक झुंड में 20 से 25 हाथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। देखिए, एक झुंड में 20 से 25 हाथनियाँ तो नहीं, लेकिन यहाँ पे 3 से 5 हाथनियाँ होती हैं, जो कि हाथनियों में जो सबसे वरिष्ठ होती है, सबसे ओल्ड होती है, वो हाथनियों की जो है प्रमुख होती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत माना जाएगा। उसके बाद ऑप्शन 3 कह रहा है कि हाथी 14 से 15 वर्ष तक जो है झुंड में रहते हैं। बिल्कुल सही है। 15 वर्ष से अधिक आयु के साथ झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है ये गलत हो जाएगा कि एक झुंड में 20 से 25 हाथनियाँ और उनके बच्चे रहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, जो कि हाथियों के बारे में गलत है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पे बताना है कि ईबीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यताओं और कौशलों का विकास करता है। वे हैं, देखिए, जो सीटेट का जो एग्ज़ाम हो रहा है, सीटेट के एग्ज़ाम की बात करें तो इसका जो परीक्षा का पैटर्न है, धीरे धीरे यहाँ पे आपका लेवल जो स्तर है साथियों बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अब साथियों 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उन 4 ऑप्शन का भी 4 ऑप्शन बनाया जाता है और उसमें सटीक जो सबसे सही हो, सबसे उपयुक्त हो, उसको ढूंढना रहता है। तो आप लोग सीटेट की तैयारी में लगे रहिए, जिससे आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। फैक्चुअल में तो पैडागॉजी में तो आसानी ही रहती है। तो फैक्चुअल आप लोग पढ़ना शुरू करिए, कोशिश करिए एनसीईआरटी उठाइए और एनसीईआरटी जो 4 क्लास की है उसको जो है यहाँ पे पूरा पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे आपका जो फैक्चुअल है तैयार हो जाएगा। चलिए देखते हैं ईबीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन। देखिए, कह रहा है कि ईबीएस जो कक्षा है उसमें मानचित्र पठन जो है गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यताओं और कौशल का विकास करती है। जब किसी शिक्षिका के द्वारा ईबीएस कक्षा में मानचित्र पठन कराया जाता है, एक्टिविटी कराई जाती है, उसमें कौन कौन सी योग्यता और स्किल का जो है डेवलपमेंट होता है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझना। बिल्कुल, मानचित्र पठन में स्थानों की सापेक्षता को समझने में आसानी होती है। फिर कह रहा है कि यहाँ पे फिर कह रहा है कि स्थानों की दिशाओं को समझना। बिल्कुल, मानचित्र पठन के माध्यम से हम स्थानों की दिशाओं का जो है समझ यहाँ पे विकसित कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि ऑप्शन नंबर सी है, प्रतीकों और पैमाने का समझना। बिल्कुल सही है। फिर ऑप्शन डी कह रहे हैं पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आंकना। देखिए, यहाँ पे निगेटिव पॉइंट सटीक हो, कंठस्थ हो, ये यहाँ पे गलत माना जाता है। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन ए, बी और सी सही है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ए, बी और सी तीनों सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पे बताना है कि आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका
विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से विद्यालय तक के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं, एक्स के ठीक उत्तर में लगभग 125 की दूरी पर हैं। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 75 मीटर दूरी पर। फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में लगभग 150 मीटर की दूरी पर है। और अंत में आप वाई अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं। सी के ठीक पूर्व 75 मीटर की दूरी पर है। वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर है। सही दिशा क्या है? देखिए, जो आपका एक चैप्टर आता है रीजनिंग में, दिशा और दूरी। देखिए, दिशा और दूरी का एक चैप्टर होता है। देखिए, ईबीएस सेक्शन में एक होता है ओमाना का सफ़र। ओमाना के सफ़र के चैप्टर से जो है यहाँ पे जो आपका क्लास 4 है, ओमाना का सफ़र में एक चैप्टर, उससे साथियों ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन लिया जाता है। लेकिन आपको देखा जाए तो रीजनिंग यदि आपका ठीक ठाक है तो इसकी दिशा जो है यहाँ पे आप लोग को बताने में आसानी होगी। तो दिशा और दूरी का यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन अवश्य ईबीएस में आपसे पूछा जाता है, तो इसको साथियों तैयार आप लोग को करना है। मैं बता देता हूँ कि इसकी दिशा क्या हो जाएगी। तो इसकी दिशा हो जाएगी साथियों ठीक जो है यहाँ पे दक्षिण दिशा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। 75 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे आपको बताना है कि सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। देखिए, कह रहा है कि सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना और मैदे में बने उत्पाद बहुत पसंद है। दूसरी तरफ राजू घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता। दोनों को निम्नलिखित में से क्रमशः किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है? देखिए, सलीम जो कि तला हुआ खाना और मैदा से बना उत्पाद बहुत पसंद करता है, जो कि राजू जो है घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन उसमें पालक और हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं खाता है। तो यहाँ पे आपको बताएं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि यदि सलीम तला हुआ खाना और मैदा खाता है तो मोटापे का शिकार हो जाएगा। और जब यहाँ पे जो राजू है वो हरे पत्तेदार सब्जियां और पालक नहीं खाता, तो साथियों एनीमिया का जो है यहाँ पे शिकार होने की संभावना है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा 76 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना होता है। देखिए, मिश्र धातु होती हैं साथियों जो दो धातुओं से मिलकर बनी होती हैं। तो यहाँ पे जो मिश्र धातुएं हैं, इसमें से आपको बताएं मिश्र धातु में तो स्टील है, ब्रास है और ब्रॉन्ज है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अभिकथन और कारण से संबंधित है। यहाँ पे बताना है कि अभिकथन कारण पर सटीक है कि नहीं। देखिए, कह रहा है कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों और आख्यानों का उपयोग किया गया है। बिल्कुल, देखिए, जो ईवीएस की पाठ्य पुस्तक है उसमें कहानियों और आख्यानों का उपयोग किया गया है। बिल्कुल सही है। कारण क्या है? अभिकथन के उद्देश्य कारण सटीक है कि नहीं। उद्देश्य कि बच्चे को संवेदनशील बनाना, क्योंकि वह कहानी में पात्रों के साथ तदानुभूति रख सकते हैं। पाठ्यपुस्तकें बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। बिल्कुल साथियों, अभिकथन जो दिया गया है कारण उसके सापेक्ष में बिल्कुल सही है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता हो साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है यहाँ पे बताना आपको बहुत ही लाभ होगा, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो कि 7 जुलाई 2024 को आयोजित होने वाला लेटेस्ट जो है यहाँ पे प्रीवियस ईयर है। चलिए देखते हैं, पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं। देखिए, पृथ्वी के आयतन की बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है जो पृथ्वी की वॉल्यूम है इसमें निम्नलिखित चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ए है 1% परपटी। बिल्कुल, 1% परपटी यहाँ पे शामिल होती है। बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है 84% मेंटल, सही है। और 15% क्रोड।
बिल्कुल तीनों ऑप्शन यहाँ पे राइट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सभी ए बी सी और सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अभिकथन और कारण से संबंधित है। यहाँ पे अभिकथन कह रहा है कि अलबरूनी एवं इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की। देखिए, जो इब्न बतूता थे वो यहाँ पे भारत के नहीं थे। अलबरूनी जो कि यहाँ पे विदेशी था और इब्न बतूता भी विदेशी था। तो यहाँ पे ये लोग यहाँ के यात्री नहीं थे जो कि भारत से विभिन्न देशों की यात्रा करेंगे, इसलिए अभिकथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर कारण है कि यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। तो बिल्कुल सही है साथियों, कारण जो है यहाँ पे सही है कि यात्रा जब हम करते हैं तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग हमें, जैसे हम ट्रेन से यात्रा करते हैं तो ट्रेन पर विभिन्न सांस्कृतिक और समाज के लोग मिलते हैं, जिससे हमें उनके विचारों को समझने का अवसर मिलता है। तो यहाँ पे कारण सही है और अभिकथन गलत है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। एक कथन गलत है किंतु आर जो है यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। साथियों, आप लोग पूरा इसको देखिएगा, आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि लेटेस्ट में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है। देखिए, एक ईवीएस शिक्षिका है जो अपने बच्चों को इमेजिन और आंसर करने के लिए कहती है। क्या होता है अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता है? ऐसे प्रश्न है। देखिए, यहाँ पे एक कल्पना करने की बात कह रही है कि अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाए तो यहाँ पे किस प्रकार की ये प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे अपसारी प्रश्न है। यहाँ पे डाइवर्जेंट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जाता है, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंस क्वेश्चन है। क्योंकि जो यहाँ पे विद्यार्थी हैं, ईवीएस शिक्षिका के जो विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी हैं वो एक आंसर यहाँ पे नहीं देंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के आंसर देंगे और उसमें अपसारी थिंकिंग की जो है, डाइवर्जेंट थिंकिंग की जो है यहाँ पे क्षमता विकसित होगी। और ये क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य है उनके डाइवर्जेंट क्वेश्चन का जो है विकास करना, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे आपको बताना है साथियों, 81 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है साथियों कि एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में झारखंड में रहने वाली सूर्यमणि एक वास्तविक कहानी है। सूर्यमणि की एक वास्तविक कहानी यहाँ पे आपको बताया गया है। यह अध्याय आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबंधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन कीजिए। साथियों, यहाँ पे झारखंड रहने वाली एक सूर्यमणि जो कि सूर्यमणि जी की वास्तविक कहानी है, इस अध्याय का जो है आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को दर्शाता है। इसके लिए जो प्रासंगिक अध्याय है उससे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए, चयन करना है तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है जनजातीय समुदाय के बारे में लोकप्रिय धारणाएं और पूर्वाग्रह। यहाँ पे बिल्कुल महत्वपूर्ण है ये साथियों, प्रिजुडियस बच्चों में विकसित करना बिल्कुल गलत माना जाता है। राइट यहाँ पे ऑप्शन ए जो है रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो वनवासियों समुदाय और उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी ठीक लग रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है कि लड़कियों की शिक्षा कैसे उनके जीवन को बदलती है। बिल्कुल, जब हम सूर्यमणि की वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी शिक्षा के बारे में भी हम अवश्य पढ़ेंगे। ऑप्शन डी कह रहा है कि जनजातीय आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद, बिल्कुल सही है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है। देखिए, निम्न पर्वतों में से किन पर्वतों की उत्पत्ति साथियों ज्वालामुखी से मानी जाती है, जिसे हम ज्वालामुखी पर्वत भी कहते हैं। तो यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहा है कि माउंट किलिमंजारो, बिल्कुल ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। और ऑप्शन बी कह रहा है कि फ्यूजियामा, ये भी साथियों एक ज्वालामुखी पर्वत है।
इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अभिकथन और कारण से संबंधित है। साथ ही यहाँ पे बताना है कि नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार करना है। कथन ए है कि कौवा पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है। साथियों आपको बता दें कि यहाँ पे कौवा जो है घोंसला नहीं बनाता है। कौवा जो है ये कोयल के घोंसले में जो है अंडा देता है और कोयल इसके अंडे को जो है सेती है। सॉरी साथियों, यहाँ पे कौवा घोंसला बनाता है लेकिन बहुत नीची डाल पर घोंसला नहीं, बहुत ऊपर बनाता है। जबकि कोयल जो है घोंसले कौवे के अंडे कोयल जो है कौवे के घोंसले में अंडा देती है। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पेड़ कौवे की नीची डाल पर घोंसला नहीं, ऊंची डाल पर बनाता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि बीबर पक्षी 2 पत्तों को सी कर अपना घोंसला बनाती है। बीबर पक्षी की बात करें तो बीबर पक्षी जो है 2 पत्तों को सिलकर नहीं बनाती है, बीबर पक्षी नहीं साथियों। इसलिए कथन बी भी गलत है। तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए और बी दोनों गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा अभिकथन और कारण से रिलेटेड है। यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें, सही विकल्प को चुनें। यहाँ पे देखिए आपको बताना है, सॉरी साथियों, यहाँ पे आपको बताना, देखिए अभिकथन क्या है। अभिकथन है कि अगर कोई तैरना नहीं जानता है तब भी मृत सागर में वह आसानी से तैर सकता है। बिल्कुल, देखिए जो मृत सागर होता है इसका जो घनत्व होता है, घनत्व नमक कारण उसका घनत्व जो है यहाँ पे अधिक होता है, उसकी डेंसिटी अधिक होती है। क्योंकि 1 लीटर पानी में साथियों यहाँ पे मृत सागर के 1 लीटर पानी में यहाँ पे 300 ग्राम नमक जो है यहाँ पाया जाता है। उसकी डेंसिटी अधिक होती है, इसलिए मृत सागर में वह आसानी से तैर सकता है अगर तैरना ना भी आता है। फिर कारण कह रहा है कि मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। देखिए अभी मैंने आपको बताया पाया जाता है, जो इसे सबसे अधिक नमक सांद्रित सागर बनाता है। तो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमारा राइट आंसर अभिकथन कारण पे ठीक बैठ रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, समर अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है कि वे अलग अलग तरीकों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नामों का पता लगाएं, जैसे कि भाप देना, भूनना, उबालना, तलना। सबसे उपयुक्त कारण है, देखिए जो समर है अपने छात्रों से, समर एक टीचर है और अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है कि वे अलग अलग तरीक़ों से पकाए गए अलग अलग खाने वाले नाम पदार्थों का पता लगाएं, जैसे कि भाप देना, भूनना, उबालना। तो सबसे उपयुक्त कारण क्या है? इसमें सबसे उपयुक्त कारण आपका है कि सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना। जब वो अपने परिवार से जाकर पूछेगा तो यहाँ पे सोशल रिलेशन जो है, इसमें सोशल रिलेशन को सुधारने में मदद करेगी। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा उदाहरण है। साथियों यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल स्टडीज जो है, यहाँ पे अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा कौन सा जो है यहाँ पे ईवीएस पढ़ाने में जो है सबसे अच्छा जो है यहाँ पे दर्शाता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि सबसे अच्छा इसमें जो दर्शाने का कार्य करेगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चर्चा। बिल्कुल यहाँ पे डिस्कशन ईवीएस कक्षा में होनी चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो सकता है साथियों यहाँ पे। उसके बाद ऑप्शन सी कह रहा है क्षेत्र भ्रमण। देखिए फील्ड ट्रिप भी यहाँ पे ईवीएस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ऑप्शन डी कह रहा है कला एकीकृत शिक्षा। कला एकीकृत शिक्षा जो है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग भी यहाँ पे ईवीएस के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न 87 नंबर क्वेश्चन। कथन है, 2 कथन दिए गए हैं, सबसे उपयुक्त कथन चुनना है। ईवीएस पाठ्यचर्या सीखने के सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो ईवीएस है वो यहाँ पे सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य तैयार किया गया है। बिल्कुल यहाँ पे सही है। ऑप्शन बी कह रहा है, ऑप्शन कथन सेकंड कह रहा है कि बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में पियाजे विचार सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे जो कथन 2 दिया है ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे कथन
ये सही, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कथन 1 सत्य है परंतु कथन 2 जो है असत्य है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में 7:30 PM और उसी दिन 2 PM होगा। देखिए, जब भारत में 7:30 बज रहे हैं, शाम के 7:30 बज रहे हैं, तो उसी दिन जो है रात दो, देखिए भारत में जब शाम 7:30 बज रहे हैं तो कहाँ पर जो है उसी दिन जो है दोपहर 2 बजेंगे। देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, भारत में जब शाम के 7:30 बज रहे हैं तो उसी दिन किस जगह पर जो है दोपहर के 2 बजे होंगे। तो साथियों आपको बता दें कि लंदन में जो है उस टाइम दोपहर के 2 बजे होंगे, क्योंकि 5.5 घंटा यहाँ पे आगे रहता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 89 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच इंक्वायरी को बढ़ाता है। देखिए, आपका जो 21 जनवरी 2024 को आयोजित एग्जाम हुआ, 7 जुलाई 2024 को, यहाँ पे आपसे EBS के थीम से 3 क्वेश्चन आए और यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले 7 जुलाई EBS से। तो जो थीमें हैं, जैसे EBS सेक्शन में आपकी 6 थीम है और उसकी 4 उप सम थीम है, तो थीम आप लोग तैयार करके रखिए। थीम से आपसे क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि जो जनवरी का एग्जाम हुआ 3 क्वेश्चन पूछे, जुलाई में 2 क्वेश्चन, चाहे वो शिक्षण से ही क्यों ना हो। तो चलिए, जब यात्रा थीम को पढ़ाए तो सबसे अच्छी जो है किस इंक्वायरी को यहाँ पे बढ़ावा देती है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि छात्रों से परिवहन के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्रित करने के लिए। बिल्कुल नहीं साथियों, EBS की थीम पढ़ाने चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। ऑप्शन नंबर 2 है, छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभव को बताने के लिए कहना। बिल्कुल, यहाँ पे EBS की थीम पढ़ाते समय सबसे अच्छी बात ये हो सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अपने अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे देखना है, EBS पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। सोचो, जोड़ो, साझा करो, पारस्परिक, सहपाठी, ट्यूशन, जिज्ञासा, रणनीति, सहपाठी पुनरीक्षण। ये उदाहरण है। देखिए, जो EBS पढ़ाते समय एक शिक्षक विधियों का पालन करता है और इस प्रकार के यहाँ पे जो है आपको उदाहरण देता है, तो ये किस प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं। तो इसकी बात करें तो ये सहपाठी समूह द्वारा सीखना होता है, इसलिए ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो साथियों, ये रहे आपके EBS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 7 जुलाई 2024 को साथियों आयोजित किए गए थे। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जो कि एक बहुत ही सटीक और कम समय में जो है यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है यहाँ पे व्याख्या किया गया। तो साथियों, यदि आपको ये जो है आप लोगों ने यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन किया हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए आपको कितने में कितना सही हुआ। और अगर आप लोग को ये अच्छा लगा हो तो साथियों लाइक कीजिएगा, और जो भी साथी आपकी तैयारी कर रहे हो सीटेट 2024 दिसंबर की, उनको जो है वीडियो शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ वो भी अपना सीटेट यहाँ पे क्लियर कर सकें। तो चलिए साथियों, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सीटेट के बारे में आपको समय समय पर यहाँ पे जानकारी मिलती रहे। तो चलिए, इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।